जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं कि इस साल जो SSC GD का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उसमें झा एग्ज़ाम पेज से जुड़े हुए जितने भी छात्र थे, उसमें से बहुत सारे छात्र SSC GD में अपना रिटन निकाला है। ये आपको एक खुशखबरी दे दूँ, सैकड़ों छात्र हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, जो फ़ोन कर कर के हमें बता रहे हैं कि हमारा SSC GD में हो गया है। और इसकी पुष्टि के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर उनका वीडियो सब अपलोड है। हम नहीं, वो छात्र खुद बता रहे हैं। आप वहां पर भी उनको देखें और अपने आप को मजबूत करें और हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को अंजाम दें। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस झा एग्ज़ाम पेज से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ऐसे सैकड़ों छात्र आपको इस चैनल से सफलता प्राप्त करा है SSC GD में, और वो आगे की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी उनसे प्रेरणा लेकर के आप इस झा एग्ज़ाम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर उनके वीडियो देख सकते हैं। वो छात्र दूर दूर इलाके के, दूर दराज गाँव देहात के इलाकों के छात्र हैं, जो इसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग ज़्यादा बोलते चिल्लाते नहीं हैं, हम अपनी काम करते हैं, हमारा कंटेंट हमारी पहचान है। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और यहाँ का कंटेंट देखें, जो सिर्फ परीक्षा के अनुरूप बनाया गया है। जो पेपर में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को हम टच करते हैं और उसी क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आते हैं। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसे एक दो छात्र नहीं, सैकड़ों छात्र हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपना रिजल्ट SSC GD में दिया है। तो आप वहां से देख सकते हैं। हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन और देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इसका पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और घटोत्कच ने। तो इसमें क्या आंसर होगा? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखना, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है? यहाँ पर दिया हुआ है मौर्य वंश के शासनकाल को, गुप्त काल को, वर्धन काल को, कुषाण वंश के शासनकाल को। तो भारत का स्वर्ण काल और स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर कि बी यहाँ पर आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो आंसर हमारा यहाँ पर ये आंसर होगा। ये सही आंसर, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जाने हम, तो इसमें कौन सा उसके इतिहास के बारे में सही सही जानकारी देता है? तो पहला है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, मधुबनी उत्कीर्ण लेख, सांची गुफा अभिलेख, भरहुत भित्ति चित्र। तो समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के लिए हमें इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख को यदि हम पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरसेन ने प्रशंसा की थी। इलाहाबाद का स्तंभ लेख पर हरसेन ने, अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्तंभ लेख, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो किसने लिखा? तो हरसेन ने। तो उसमें प्रशंसा में क्या लिखे? किसकी प्रशंसा है उसमें? चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की, अशोक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में लिखा गया है उसमें। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। गुप्त वंश के एक शासक थे समुद्रगुप्त। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? स्मिथ ने उसे क्या कहकर पुकारा है? तो महान विजेता, भारतीय नेपोलियन,
सम्राट महाराजाधिराज। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। ये स्मिथ ने कहा है अपने इतिहास में। स्मिथ एक इतिहासकार हैं जो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहकर उसमें उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ था? तो महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शताब्दी, सप्तम शताब्दी, तृतीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी। तो चतुर्थ हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे, ये सही आंसर है। महरौली का लौह स्तंभ चौथी शताब्दी का। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय के विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? समुद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो विजय अभियान चलाया गया था उसमें उसका साम्राज्य का, उनके राज्य का विस्तार कहाँ तक पहुँच गया था? उसका भी राज्य क्षेत्र जो था कहाँ तक फैल गया था? तो पश्चिमी समुद्री तट, गुजरात तक, बंगाल की खाड़ी तक, गोवा तक। निश्चित रूप से पश्चिमी समुद्र तट तक उनका क्या हो गया था? साम्राज्य फैल गया था अपने विजय अभियानों के कारण। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। पश्चिमी समुद्र तट तक समुद्रगुप्त के विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी समुद्र तट तक हो गया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? कौन सा महान केंद्र था? विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र धारावाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उज्जैन जो था विद्या, कला, साहित्य का एक महान केंद्र बन चुका था। तो उज्जैन आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया? उनकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं। उनके उज्जैन विजय के कारण उन्होंने अपने नाम के पीछे विक्रमादित्य लगा लिया, विक्रमादित्य कहा गया। तो ए आंसर हमारा सही है। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। उज्जैनी शासकों पर विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से अधिक प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो भी थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वराहमिहिर। तो ऑब्वियसली कालिदास उन नवरत्नों में से थे विक्रमादित्य के दरबार में जो बहुत अधिक प्रसिद्धि पाए थे। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? कालिदास की कौन सी रचना विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। ये सारी रचनाएं कालिदास की है। इनमें से कौन सा साहित्य विश्व की 100 साहित्यिक प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक है? तो ऑब्वियसली अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा किताब। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है लौह स्तंभ? अशोक की, चंद्र, हर्ष और अनंगपाल की। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में के प्रांगण में एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। किसकी कृति है, किसके स्मृति में है? तो यहाँ पर आंसर है कहाँ? चंद्र। बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? मालविकाग्नि मित्र यह किसकी रचना है? तो ऑब्वियसली कालिदास की यह रचना है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, कुमार संभवम, ये सब कालिदास की रचना है। ऋतुसंहार ये भी कालिदास की है। तो ये सब फेमस किताब है कालिदास की। तो सी आंसर हमारा सही होगा। मालविकाग्नि मित्र कालिदास की रचना है। तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? पहला है कनिष्क, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो सी आंसर हमारा सही है। चीनी यात्री फाहियान
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं। गुप्त शासक के द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के हैं उसको क्या कहते हैं? प्रश्न ऑप्शन है इसका रूपक, कारसपन, दिनार और पन। तो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसको रूपक कहा जाता है, याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? रूपक। तो ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन किया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था और वहाँ पर अध्ययन किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहाँ पर रह करके अध्ययन किया? तो निश्चित रूप से ह्वेनसांग। तो ये आंसर आपका सही है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर वहाँ पर अध्ययन किए थे। तो ये आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्रियों से पुरुषों की बराबरी थी, कौन सा काल था? पहला ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, चोल में, इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल ही होगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल। ए आंसर आपका सही होगा यहाँ पर। ए आंसर के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा इनमें से कौन सी है? कौड़ी, दिनार, निस्क और पन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिनार। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा, सोने के जो सिक्के चलते थे गुप्त काल में उसको दिनार कहा जाता था। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, याद रखना। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। चांदी को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कहाँ पर? तो गुप्त काल में, याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इनमें से कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो मौर्य है, कुषाण है, गुप्त है, शुंग है। तो निश्चित रूप से गुप्त आंसर हमारा सही होगा। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, कौन सा? डिस्टर्ब हुआ था गुप्त शासक काल में। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? खगोल शास्त्र में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और पतंजलि। तो निश्चित रूप से खगोल शास्त्र में गुप्त काल से सबसे प्रसिद्ध नाम है तो आर्यभट्ट का। तो सी आंसर हमारा सही है। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वो है आर्यभट्ट। तो सी आंसर हमारा सही होगा। सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? औषधि शास्त्र मतलब मेडिसिन का सबसे बड़ा विद्वान कौन था गुप्त काल में? तो दिया हुआ है बाघभट्ट, पतंजलि, वराहमिहिर, पाणिनि। तो बाघभट्ट क्या थे? औषधि शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो ये आंसर हमारा सही होगा। गुप्त काल में औषधि शास्त्र, औषधि मतलब मेडिसिन का प्रमुख विद्वान कौन थे? तो बाघभट्ट। ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग माना जाता है, युग था, कौन था? कला और स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था राजपूत युग, मौर्य युग, गुप्त युग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से गुप्त युग जो कला और स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग माना जाता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, आगे मैं बताता चलूँ, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया कि आप यदि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी करते हैं तो झा एग्जाम पेज से जरूर जुड़ें। यहाँ का कंटेंट, यहाँ का पीडीएफ और यहाँ का जो कंटेंट टीचर हैं इनका मार्गदर्शन जरूर लें और वो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। तो आप
हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे दोस्तों को बताएं। रेलवे का हो या फिर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हो, बैंक पीओ क्लर्क का या स्टेट लेवल का राज्य स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप झा एग्ज़ाम चैनल से ज़रूर जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे संपर्क करके आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हम और हमारी टीम 24 घंटा 7 दिन आपकी सेवा में तैयार रहती है, तो आप ज़रूर इस चैनल का लाभ उठाएं और हमें भी हौसला मिलेगा। यदि आप लोग तैयारी करते हैं और सफलता पाते हैं तो ये हमारी एक खुशी होगी। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अभी मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया है कि सैकड़ों छात्र यहाँ से पढ़कर और एसएससी जीडी में, इस साल के जीडी में सैकड़ों छात्र अपना रिजल्ट दिए हैं, अपना स्थान आगे बढ़ाए हैं। तो निश्चित रूप से आप भी इस नंबर में आएँ, लाइन में खड़े हों और आप भी अपने स्थान को सुरक्षित करें। तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ें, हमारा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस नंबर पर आप संपर्क करके हमसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी सहायता के लिए तैयार रहती है। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब की तैयारी कर रहे हों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं आप, ताकि हमारा भी कुछ हौसला मिले और हम और अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आपके लिए आएँ। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, महाकाव्य रामायण और महाभारत की संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? गुप्त काल के दौरान किस शताब्दी में इसका संहिताकरण हुआ था? तो 4वीं शताब्दी ईस्वी, 3री शताब्दी ईस्वी, 5वीं शताब्दी ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी। तो महाकाव्य रामायण और महाभारत का तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल में इसका संहिताकरण हुआ था। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का, गुप्त काल में जो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था इसमें से कौन सा था? तो अयोध्या, नासिक, नालंदा और उज्जैन। तो ऑब्वियसली नालंदा बौद्ध कला केंद्र का, बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ आप लोग चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार, डेसिमल सिस्टम का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? किस काल में दशमलव सिस्टम खोजा गया था? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग और वर्धन युग। तो ऑब्वियसली गुप्त युग में क्या खोजा गया था? दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली का जो खोज है वो गुप्त काल से माना जाता है, उसी दौरान हुआ था इसका। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे, बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की मुख्य विशेषता क्या थी? गुप्तकाल की आर्थिक दशा की मुख्य विशेषता क्या थी? उद्योग धंधे और कृषि को प्रोत्साहन, समुद्र और सड़कों द्वारा व्यापार, व्यापारिक नियमों की स्थापना, शिल्पियों की श्रेणी की स्थापना। निश्चित रूप से ए, उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन गुप्त काल की आर्थिक दशा की मुख्य विशेषता थी। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र जो हैं वो किस काल के हैं, किस समय के बने हुए हैं? तो मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, वर्धन वंश के। अजंता में गुप्त वंश का, गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया है। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिक का विषय था। मृच्छकटिकम एक पुस्तक का नाम है जिसको शूद्रक ने लिखा है। कहता है ये किसके बारे में लिखा हुआ है? एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम गाथा है। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपाओं की पर विजय। तीसरा है चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। चौथा, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा काम रूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो मृच्छकटिकम में एक व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम गाथा है। गणिका उसको कहते हैं, वेश्या को। तो याद रखेंगे आप, एक धनी व्यापारी और एक गणिक पुत्री की प्रेम गाथा है। ये शूद्रक द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई है मृच्छकटिकम, उसमें इसी की कहानी है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष की कालावधि के दौरान रहने वाले प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, कहाँ पर थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, चिकित्सा से, धर्म से। तो चरक संहिता किससे जुड़ा हुआ है? तो सी, चिकित्सा से। तो सी आंसर आपका सही होगा, चिकित्सा शास्त्र। तो सी आंसर सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल। तो निश्चित रूप से आर्यभट्ट यहाँ पर आएगा। आर्यभट्ट बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो पहला है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर का नमूना कहाँ पर है? तो कौन सा मंदिर है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सिगवा का विष्णु मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त शासनकाल का स्थापत्य कला का एक सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? गुप्त का शासनकाल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय निकल कर सामने आया, किसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी? तो पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा तक्षशिला, तीसरा नालंदा, चौथा वल्लभी। गुप्त काल के बाद, गुप्त शासनकाल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इनमें से कौन से कारण है जो गुप्त वंश के पतन का नहीं है, यानी और सब उसके कारण हैं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। स्कंदगुप्त के बाद जो भी राजा बना उसकी शक्ति उतनी नहीं थी, दुर्बल राजा हुए, एक कारण ये था। दूसरा हुनों का आक्रमण, ये भी था एक प्रमुख कारण। तीसरा प्रांतीय शासकों का विद्रोह, दूर दराज के प्रांतीय इलाकों में जो शासक थे उस सब का विद्रोह। और चौथा कारण है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। तो डी इसमें नहीं था, आंतरिक कला कोई नहीं था सत्ता पाने के लिए। ये जो ऊपर के तीन कारण है ये उसके पतन के मुख्य कारण है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो यही आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लगभग 6 ईस्वी पूर्व ईस्वी में कन्नौज ने भारतीय राजनीति में वह स्थान ले लिया, कन्नौज का वह स्थान हो गया 606 ईस्वी में, जो कभी मगध में पाटलिपुत्रा का था। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा, यानी राजधानी बन गया। उसी तरह कहता है गुप्त वंश में कन्नौज का स्थान कौन सा था? संदेहास्पद, विवादास्पद, सत्य है, तर्क नहीं है। ये एक स्टेटमेंट पर आधारित है, तो इसमें आप सत्य है ये कथन। कन्नौज की स्थिति वही हो गई थी 606 ईस्वी में जो मगध में पाटलिपुत्रा का हो गया था। तो इसका मतलब ये संदेहास्पद भी है, विवादास्पद भी है, मतलब दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? बाणभट्ट ने इसमें से कौन सी किताबें लिखी है इसके बारे में दिया गया है। 4 ऑप्शन है, हर्षवृतांत या कालमंजरी, दूसरा है रत्नावली और हर्षचरित और कादम्बरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा। तो ये भी पूछा जाता है बाणभट्ट का जो रचना है वो कौन सी है? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली? पहला है कृष्णदेव, अमोघमित्र, पुष्पभूति और सौभूति। तो वर्धन साम्राज्य की नींव जो डाली थी वो पुष्पभूति ने
तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? किस शासक के शासनकाल के समय नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और हर्ष। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करें। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और हर्ष। निश्चित रूप से हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति ज़्यादा हुई, तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग और फाहियान ने खाली जगह के राज्यों को देखा। यहाँ पर कौन सा राज्य को देखा? ह्वेनसांग और फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? हर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य क्रमशः, मतलब ये क्रमशः दिया हुआ है, यानी ह्वेनसांग हर्ष के समय में या फिर फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष का, कृष्णदेव राय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ह्वेनसांग, हर्ष और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान आए थे। यानी ये डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ह्वेनसांग हर्ष के समय में, ह्वेनसांग और इसके समय में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन आए थे? फाहियान आया था, फाहियान। याद रखोगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही होगा। ह्वेनसांग और फाहियान ने हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को देखा था क्रमशः, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? निश्चित रूप से हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक, तो डी आंसर आपका सही होगा। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, इसका आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को, तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहला है प्रयाग, दूसरा है दिल्ली, तीसरा कन्नौज, फिर राजगृह। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया था? कन्नौज ले गया था, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो थानेश्वर से अपनी राजधानी हर्ष ने कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? कन्नौज। सी आंसर आपका सही होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, वह चालुक्य राजा कौन था? वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। याद रखना, चालुक्य राजा वह कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? तो पुलकेशन द्वितीय। ये आंसर आपका सही होगा, ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किया था। शून्य किसने खोजा था? शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, भास्कर प्रथम ने, किसी अज्ञात भारतीय ने। निश्चित रूप से डी, शून्य के बारे में कहा जाता है कि अज्ञात भारतीय, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है जिसने शून्य का आविष्कार किया था, तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 1865 का दिनांकित है, तो लिखा हुआ 1865 शक वर्ष, शक संवत। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो हर वर्ष होगा, तो इसे विक्रम संवत में यदि हम करें तो ये हो जाएगा 601 वर्ष। याद रखना, 601 विक्रम संवत में करें तो। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। एलोरा को किसने बनाया था? एलोरा को पल्लव चोल राजाओं ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। एलोरा का गुफा राष्ट्रकूटों ने बनाया था, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिर का संबंध किससे है? बौद्धों से, बौद्ध तथा जैनों से, हिंदू तथा जैनों से, बौद्ध, हिंदू और जैनों से। तो एलोरा का जो गुफा है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंध रखता है ये एलोरा का गुफा, तो आंसर हमारा निश्चित रूप से डी होगा, हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन यहाँ पे है, नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय, कनिष्क और पुलकेशन द्वितीय ने। तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा। ए के साथ चलेंगे।
अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर का विष्णु मंदिर, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? ये बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये विष्णु मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, ये कंबोडिया, याद रखना। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसमें विष्णु की मंदिर है। तो सी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे नए वीडियो में कुछ नए सवाल। तब तक आप इसको याद करना, इसका PDF हम देते ही हैं, तो आप इसे जरूर देखना, पढ़ना। और ये टू द पॉइंट रहता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।